दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक वाला पे। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज जिसमें हम कर रहे हैं एसएससी के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं अलग अलग, ठीक है, उनमें पूछे गए क्वेश्चंस जीएस के, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ हम करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। बकवास सब बाद में करेंगे, पहले काम की बातें करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑब्वियसली बात है कि हम अभी इसमें कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास करेंगे, फिर मतलब कि मॉडर्न इंडिया करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। ओके चलिए, पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आपका आंसर होगा ए, यानी कि पुरापाषाण काल, ठीक है। तो जो आपका इतिहास का जो आरंभिक काल है उसको क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल कहा जाता है। और ये पेपर एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय टियर 1 परीक्षा में आया है 20 सितंबर 2017 वाले में, उसकी पहली शिफ्ट में, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो है इसका वो है भैया कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। इतिहास का वो कालखंड जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता आती है। जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसके अंतर्गत आती है पाषाण कालीन सभ्यता। पाषाण का मतलब पत्थर, अर्थात उस समय मानव पत्थर के औजार यूज करता है। तो जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता वो प्राग ऐतिहासिक काल, और इस प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है पाषाण कालीन सभ्यता। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो बात समझ में आ गई? बात ये कह रहा है कि कहता है कि इतिहास का वो कालखंड जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, और इस प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है पाषाण कालीन सभ्यता। पाषाण कालीन सभ्यता। और इस पाषाण कालीन जो युग है, पाषाण कालीन जो युग है, पाषाण युगीन जो संस्कृति है, उसको 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला पुरापाषाण काल, फिर दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया इतिहास का काल? पुरापाषाण काल। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश। आपका आंसर है डी, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो जो भीमबेटका जो गुफा है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। ये एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 5 अगस्त 2017 वाले पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है जो है दोस्तों वो है कि मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल जो है उससे 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। मान लीजिए भोपाल है तो इससे 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। यह प्राग ऐतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। क्या कह रहा है कि ये प्राग ऐतिहासिक कला का प्रहरी, यानी कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं, वो उसमें जो कला, ये किसके लिए? कला के लिए फेमस है। किसके लिए? कला की, खासकर चित्रकारी के लिए फेमस है। और वो चित्रकारी किस युग की है? प्राग ऐतिहासिक काल की, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? नवपाषाण, पुरापाषाण, लघु पाषाण और मध्य पाषाण। आपका आंसर है बी। सॉरी दोस्तों, थोड़ी नाक में प्रॉब्लम हो रही है। ये क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय टियर 1
16 सितंबर 2017 वाली पेपर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किस काल या किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पुरापाषाण काल। इसका एक्सप्लेनेशन वैसे देख लेते हैं, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन पहले वाले क्वेश्चन में ही दे दिया गया था। देखिए क्या कह रहा है कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूर्व पुरापाषाण काल, कोड उपकरण, हस्तकुठार, खंडक विदारिणी। मध्य पुरापाषाण काल, फलक और उपकरण, तथा उच्च पुरापाषाण काल, तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण। मतलब ये जो है ना, फलक है, ठीक है, तक्षिणी और खुरचनी, ये इन काल, देखो हमने अभी क्या पढ़ा पहले क्वेश्चन की, जिस कालखंड का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है वो प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत है पाषाण युग, और पाषाण युग के तीन फिर कैटेगरी हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, और पुरापाषाण काल के भी 3 हैं फिर, कौन कौन से? पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। पूर्व जो पुरापाषाण काल है उसमें कोड उपकरण, हस्त कुठार और खंडक विदारिणी, ये औजार हैं। क्या क्या औजार इस काल में मुख्य रूप से यूज किए जाते थे? मध्य पाषाण काल में फलक और उच्च पुरापाषाण काल में तक्षिणी और खुरचनी। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है जो सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है, क्योंकि सबसे पहले पुरापाषाण काल ही तो आता है। देखो एक सेकंड, इसके ऑप्शन देखो। ये कह रहा है कि किस काल में या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लघु पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो पाषाण काल का सबसे पहले सबसे पुराना काल कौन सा है? पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। तो सबसे पहले पत्थर के औजार किस में यूज किए जाएंगे? पुरापाषाण काल में। ठीक है, और ये जो है इसमें दे रखा है कि भाई जो पुरापाषाण काल है उसके भी फिर 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। पूर्व पुरापाषाण काल के अंदर हस्त कुठार, खंडक और विदारिणी जैसे औजार यूज होते थे। मध्य पुरापाषाण काल में फलक और उच्च पुरापाषाण में तक्षिणी और खुरचनी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। एक सेकंड भाई, ये लीजिए। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 3 क्वेश्चन हो गए ना। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। फोर्थ जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। आपका आंसर है ए, अर्थात चौड़ी और सीधी। ये एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता थी, उसके शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी ना, पहली बात तो ये थी कि वो चौड़ी थी और सीधी थी। दूसरी बात, वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जाते हुए समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, इस तरह से बनी हुई थी वो। बात समझ में आ गई कि कैसे काटती थी एक दूसरे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की वो सड़कें समकोण पर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, फारस सभ्यता और मिस्र सभ्यता। आपका आंसर है ए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ये एसएससी ऑनलाइन CPOSI का जो पेपर होता है अपना Tier 1 उसमें 1 जुलाई 2017 वाली सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन, यानी कि शहरी जो नियोजन होता है, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। अभी तो हमने पढ़ा ऊपर किसके शहर की जो सड़कें थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो समकोण पर काटती थी। आज के शहरों की चीज, आज के कुछ एक शहरों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहता है, ये कह रहा है, एक सेकंड,
कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है, तो वो है नगर नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। अभी हमने देखा कि सड़कें समकोण प्रकार की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। कौन कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे खुदाई जो की गई थी वो हड़प्पा शहर की गई थी। आगे कहता है कि हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैंने पहले आपको बता दिया कि जो हड़प्पा जो शहर है इसका, उसकी खुदाई सबसे पहले हुई, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया जाता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है भाई? नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी, झेलम, व्यास और सतलज। अब ये एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। अब इसका उत्तर जो है उसमें स्टार लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? देखो, इसका एक्सप्लेनेशन देखो, फिर आपको पता चल जाएगा। कहता है कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है। मतलब दोनों जो हैं, दोनों जो शहर हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो अलग अलग नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। अब लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या? एक सेकंड देखो, इसके अनुसार तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही नदी पर होने चाहिए। ठीक है, होने चाहिए, नीचे होनी चाहिए। रावी, झेलम, सतलज, व्यास। तो इसका कोई भी आंसर नहीं हो सकता। अगर सिंधु होता, इनकी बजाय अगर सिंधु ऑप्शन में होता तो फिर भी हम कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि रावी जो है, रावी जो नदी है वो सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो तब हम कर सकते थे कि भाई हड़प्पा रावी के उस पे बसा हुआ है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु के तट पे बसा हुआ है। तो ये मान सकते थे कि चलो ठीक है, रावी सिंधु की सहायक नदी है तो इसको भी सिंधु कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ऑब्वियस सी बात है, गलती हो जाती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बनाने वाले से भी। आपको हमारा उद्देश्य नॉलेज लेना है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ है और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट शहर हैं वो भी आप कर लेना है, या फिर मैं स्पेशल क्लास बना दूँ, क्योंकि पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण जो शहर थे, नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो किस किस नदी के किनारे बसे हुए थे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा। आपका उत्तर है बी। अभी तो हमने पढ़ा ऊपर भैया कि मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु जो नदी थी उसके किनारे बसा हुआ था। ठीक है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे भी बसा हुआ था। ठीक है ना। तो ये एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 13 सितंबर 2017 वाली पेपर के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? मोहनजोदड़ो। मैंने कहा ना पूछा जाता है। दो क्वेश्चन देखो अभी तक आपने देख भी लिए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का किस नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन है भैया कि मोहनजोदड़ो के ध्वंस अवशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, कि मोहनजोदड़ो जो है ना वो कहाँ पे है? आज प्रेजेंट डे में पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, उस सिंध प्रांत में लरकाना उसका जिला है, वहाँ पे है इसके अवशेष। ठीक है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। ठीक है, इसलिए सिंधु, देखिए ये सिंधु नदी आती है ऊपर से, जम्मू कश्मीर साइड से ऐसे चल के ऐसे आ रही है। तो जहाँ दाहिना मतलब इसका फ्लो ऐसे आ रहा है ना, फ्लो, तो आदमी का दाहिना मतलब इस साइड में। ठीक है, यही होगा ना। एक सेकंड, वहाँ जाएंगे तो बायां नहीं भैया, इस साइड आएगा, सॉरी इस साइड आएगा। ठीक है, ओके, वो मैंने नॉलेज के लिए बताया, ये पूछा नहीं जाता है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में प्रत्येक घर में निजी कुएं मतलब खुद के कुएं और स्नानागार, बाथरूम जो है वो होते थे, और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था भी थी। इसीलिए तो ये नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। चलिए
आगे करते हैं, एक बार टाइम देख लो, मैं आप कह दो तो ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। आगे चलिए, आगे और देखते हैं, 10 तो कंप्लीट कर ही देते हैं यार, है ना, वरना गाली दोगे आप मुझे। आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, ख्रोष्टी, अज्ञात और ब्राह्मी। आंसर है सी, अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिखी हुई चीजें हैं ना, उसकी कौन सी लिपि में लिखी हुई है? अज्ञात, मतलब उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ लिखा गया है उस समय पे उसे पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी लिपि अभी तक किसी को मालूम ही नहीं है कि कौन सी लिपि है ये। ठीक है, तो उसकी लिपि कौन सी है? अज्ञात लिपि है। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 मतलब CHSL का जो पेपर होता है उसकी स्तरीय परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं। सिंधु घाटी की जो लिपि है ना, उसमें 64 तो मूल चिन्ह, जैसे इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी में वही जो हम वर्ण होते हैं वो शायद 46 या 44 हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26 हैं। ऐसे ही सिंधु घाटी की जो लिपि है ना, उसमें 64 तो मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। भाई किसी कागज वागज पे लिखे हुए नहीं है वो। सेलखड़ी एक पत्थर है, उसकी मोहर जो होती है ना, उसकी मोहरों पे लिखा गया है उनको। तांबे की जो गुटिका है उस पर लिखा गया है। यह लिपि चित्रात्मक है, मतलब चित्र के रूप में चित्र बनाया गया है, चित्र बना के लिखा गया है, इसलिए यह लिपि चित्रात्मक है। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसीलिए इसको अज्ञात कहते हैं। तो इसका आंसर अज्ञात भी होगा और चित्रात्मक भी होगा, क्योंकि इसे चित्रों के रूप में दर्शाया गया है, लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला और जीवन की टीला। आंसर है सी, यानी कि मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी ऑनलाइन CPO/SI Tier 1 5 जुलाई 2017 वाला जो पेपर है उसकी सेकंड शिफ्ट में। ठीक है भैया, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? वो था मृतकों का टीला। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि भैया मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, मोहनजोदड़ो जो है ना उसका सिंधी भाषा में क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। देखो, इसको याद करने का एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताऊं। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहाँ लगा रहता है? शमशान घाट में। ठीक है भाई, शमशान घाट में। और शमशान घाट में क्या होती है? जलने के बाद, आदमी की जलने के बाद राख ही राख बचती ना। तो मोहनजोदड़ो का मूल नाम मृतकों का टीला, मृतकों के टीले पे राख मिलती है, तो इसकी खोज कौन करेगा? राखलदास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी 1922 में करेगा। और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर देते हैं। 10 तो कंप्लीट कर लेते हैं, वरना बोलोगी कि सर क्या ही करवाते हो आप। क्या करूँ यार, एक्सप्लेनेशन इतना मज़ेदार है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, सहस्तंभ हॉल और 2 मंजिला मकान। आपका आंसर है बी। ये एसएससी FCI परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, इसको भी मैं कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिसको मतलब कि ट्रिक से तैयार करना जरूरी है। अभी आपको याद रहेगा कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार। इसको अन्नागार भी कहते हैं। अन्नागार मतलब जहाँ पे अनाज रखा जाता है, अनाज को अन्न कहा जाता है, धान्य कहा जाता है, तो इसको अन्नागार भी कह देते हैं और धान्यागार भी कह देते हैं। अब आप उस टाइम जब पेपर में आओगे कंफ्यूज जाओगे स्नानागार होता है या धान्यागार। एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आदमी के लिए नहाना जरूरी सब ज़्यादा ज़रूरी है, खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी है? खाना खाना। नहाए बिना तो इंसान जी सकता है, बिना खाना खाए नहीं जी सकता। तो सबसे बड़ा कमरा किसका होना चाहिए? जिसमें अनाज रखा जाता हो, क्योंकि अनाज अधिक से अधिक मात्रा में होना जरूरी है जिंदगी जीने के लिए। समझ रहे हो ना आप? इसलिए सबसे बड़ा भवन जो है मोहनजोदड़ो का वो धान्यागार या अन्नागार होगा। और सिर्फ मोहनजोदड़ो का नहीं, ये पूरी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर सबसे बड़ा भवन पूछा जाए तो वो धान्यागार या अन्नागार ही होगा। सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि आदमी को नहाना जरूरी है या फिर खाना खाना जरूरी है। तो खाना खाना ज़्यादा जरूरी है, बिना नहाए इंसान जी सकता है, तो इसलिए धान्यागार सबसे बड़ा भवन था।
चलिए इसका वो देख लेते हैं भाई हम एक्सप्लेनेशन। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। ये याद रखने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पूछी जाती है। ठीक है भाई, आपको इतना याद रखना है कि मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो भवन था वो कौन सा था, धान्यागार या अन्नागार। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलता हूँ, इससे आगे की क्वेश्चन हम करेंगे। बाकी वही है भाई, इसके अलावा हमारे चैनल पे एसएससी की जो इंग्लिश जो वोकैब होती है, वोकैबुलरी जो होती है, एंटोनिम सिनोनिम, उसको भी हम उसमें भी हम 3000 जो वर्ड्स हैं जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, उसके अलावा जो आपकी हो गई भाई एमटीएस, इसमें पूछे गए जो 3000 जो वर्ड्स हैं उनको हम ट्रिक से तैयार कर रहे हैं। ट्रिक का मतलब कीवर्ड और निमोनिक प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार आप जरूर देखना, बहुत ही गजब की चीज़ है बस। ठीक है, बाकी डेली करंट अफेयर की भी क्लास चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं, रोजाना एक क्लास डलती है, क्योंकि उसका भी काफ़ी अच्छा वेटेज आता है आजकल प्रत्येक एग्जाम के अंदर। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए। स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, जल्द से जल्द एग्जाम निकालिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।